ऑलराइट, हम बिजनेस स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस स्टडीज़ में हम चैप्टर नंबर 4 पे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम था बिजनेस सर्विसेज। जब भी आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए सपोर्ट में कुछ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग, बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है, और वो सारी सर्विसेज जो है आप रिसीव करते हो। तो उन सर्विसेज के बारे में ये चैप्टर है कि कौन कौन सी सर्विसेज हमें सपोर्ट के लिए चाहिए बिजनेस करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्विस है वो बैंकिंग है, और बैंकिंग ही हमारा अभी कंटिन्यू है। 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, ये तीसरा लेक्चर है। तो पहले वो दोनों लेक्चर देखना, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर पे स्टार्ट करना। राइट, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तुम्हें पिछले दोनों लेक्चर्स। बैंकिंग सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें तो बैंकिंग सर्विसेज में बेसिकली बैंक की अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो दो सर्विसेज हैं, बोरोइंग और लैंडिंग। ये सबसे प्राइमरी सर्विस है। प्राइमरी का मतलब होता है इनके बिना बैंक काम ही नहीं करते। लेकिन इन प्राइमरी सर्विसेज के अलावा, है ना, अगर मैं इसे नाम दूं तो मैं इसे नाम दे सकता हूँ प्राइमरी सर्विसेज। प्राइमरी सर्विसेज के अलावा बैंक्स और भी कुछ अदर सर्विसेज देते हैं। वो जो अदर सर्विसेज हैं उसमें भी अगर मैं कैटेगराइजेशन करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नॉशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये चारों फंड ट्रांसफर की सर्विसेज हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारे पैसे को हमारे अकाउंट से हमारे सप्लायर के अकाउंट तक पहुंचाना, कस्टमर से हम तक पहुंचाना, ये जो फंड का मूवमेंट होता है जिसकी ज़रूरत है बिजनेस को। अगर बाइंग करेंगे, कहीं से बाय करेंगे गुड्स तो पैसे देने पड़ेंगे, कहीं पे सेल करेंगे तो पैसे लेने पड़ेंगे। तो ये जो पैसों का आना जाना है, इसको कवर करने के लिए ये चार सर्विसेज है ना। एक हो गई सेविंग, मतलब बैंक के नज़रिए से एक बैंक बोरो भी करता है, बैंक लैंड भी करता है। तो हमें हम अकाउंट बना लेते हैं बैंक में जिसमें सेविंग में पैसे जमा कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम बैंक से लोन ले लेते हैं। ये यहाँ पे कवर हो गई प्राइमरी सर्विस। इसके अलावा हमें फंड ट्रांसफ़र करना होता है, और फंड ट्रांसफ़र के लिए बैंक ये चार सर्विसेज देता है। इसमें से हम कौन सी यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है हमारी नीड क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है हम कौन सी सर्विस लेंगे बैंक की। फंड ट्रांसफ़र के लिए चार सर्विस पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा ये जो सर्विस है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कई बार मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। ये एक तरह का लोन है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लोन है। ये वन टाइम में हमने पैसा नहीं लिया। हमने हमने एक लिमिट सैंक्शन करा रखी है बैंक के पास, सपोज 5 लाख रुपए की। वो 5 लाख रुपए हम कभी भी बैंक से ले सकते हैं। पांच में से आप चाहो तो 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, मतलब अप टिल 5 लैक्स आप कुछ भी अमाउंट किसी भी समय बैंक से निकाल सकते हो। ये आपके पैसे नहीं है जो सेविंग अकाउंट में जमा है, ये बैंक के पैसे हैं, और एक तरह से आप ये बोरोइंग कर रहे हो। उन पैसों पे जितने भी दिन आप उनको यूज करोगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, और आपको उसे रीपे करना होगा। जब तक आप यूज करते हो, रीपे नहीं करते हो तो इंटरेस्ट लगता रहेगा। जिस दिन आप रीपे कर दोगे उस दिन से इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन या इमीडिएट सिचुएशन के लिए हर बार लोन प्रोसेस करने नहीं जाना पड़ेगा बैंक में। एक लिमिट आपके लिए सैंक्शन है, कभी भी पैसे निकालो, यूज करोगे तो ब्याज दे दो, इंटरेस्ट दे दो, और रीपे कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट बंद हो जाएगा। इस तरह का जो फैसिलिटी है इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और इसी तरह की सिमिलर फैसिलिटी है कैश क्रेडिट। मैंने ये सोचा है कि मैं इन लेक्चर्स को कैसे कवर करूंगा। अभी वाले लेक्चर में मैं बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक समझा दूंगा। ये दोनों काफ़ी सिमिलर सी एक्टिविटीज़ हैं। अगले लेक्चर में मैं आरटीजीएस और एनईएफटी समझा दूंगा। ये दोनों भी काफ़ी सिमिलर सर्विसेज हैं। और लास्ट लेक्चर मतलब थर्ड लेक्चर में मैं ये बैंक ओडी और कैश क्रेडिट समझा दूंगा। तो यहाँ से मैं आगे के 3 लेक्चर इस तरह से प्लान कर रहा हूँ। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में हमें सेट कर लेनी है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, वो है कि हम बैंक बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक को क्यों पढ़ रहे हैं। ये फंड ट्रांसफ़र के लिए सपोर्ट सिस्टम है बैंक का हमारे लिए। तो हम अगर बिजनेस हैं और हम अपने पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं
तो बैंक ने हमें ऑप्शन दिया है कि आप एक काम करो, बैंक ड्राफ्ट यूज कर लो हमारा, या फिर हमारा बैंकर्स चेक यूज कर लो। बैंक ड्राफ्ट कब यूज करना चाहिए, बैंकर्स चेक कब यूज करना चाहिए? देखो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये ट्रेडिशनल मेथड थी फंड ट्रांसफर की, पुराने समय की, जब इंटरनेट और इंटरनेट बैंकिंग एग्जिस्टेंस में नहीं थे या इतना फ्लरिश नहीं कर रहे थे, तो लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। आज के समय पे इसका इस्तेमाल कम हो गया है। ये उन कस्टमर्स को सूट करता है जिन कस्टमर्स को इंटरनेट बैंकिंग नहीं आती या वो करना नहीं चाहते। इसमें क्या होता है, हम हमारे अकाउंट से किसी को अगर पैसे देना है तो हम अपने बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको सपोज दूसरी सिटी में पैसे भेजना है, दिल्ली में पैसे भेजना है, तो जिस ब्रांच में पैसे भेजना है उसी बैंक की ब्रांच अपनी सिटी में होगी, उस ब्रांच में जाओ। सपोज एसबीआई दिल्ली में, हमें एसबीआई की दिल्ली ब्रांच है ना, दिल्ली ब्रांच का कोई उसकी लोकेशन का नाम भी होगा, से सपोज कनॉट प्लेस ब्रांच, तो दिल्ली में एक कनॉट प्लेस करके जगह है, वहाँ की एसबीआई ब्रांच में मुझे पैसे भेजने हैं। हम अपनी सिटी में किसी एसबीआई ब्रांच में जाएंगे, उस एसबीआई ब्रांच को हम रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, लिख के एक स्लिप होता है, उसमें रिक्वेस्ट जाएगा कि मुझे 1 लाख रुपए यहाँ से दिल्ली की एसबीआई कनॉट प्लेस ब्रांच पे भेजना है। जो खास बात थी वो क्या बोली मैंने, एसबीआई ब्रांच से ही एसबीआई ब्रांच में पैसा जाएगा, किसी और ब्रांच से या किसी और बैंक से एसबीआई को पैसा भेजने का तरीका बैंक ड्राफ्ट नहीं है। तो बैंक ड्राफ्ट की ये पहली लिमिटेशन है कि आप जिस बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उसी बैंक की किसी ब्रांच से उसी बैंक की किसी ब्रांच में जाएंगे, मतलब एसबीआई से एसबीआई में पैसा जाएगा, एचडीएफसी से एचडीएफसी में पैसा जाएगा, क्रॉस नहीं होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, आप एक रिक्वेस्ट लिखेंगे, रिक्वेस्ट में अमाउंट फिलअप करेंगे, उस अमाउंट को ऑब्वियसली आप जिस बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हो उस बैंक के पास रख देंगे, कि रख देंगे मतलब डिपॉजिट कर देंगे, उनको दे देंगे। 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना है तो 1 लाख रुपए एसबीआई की ब्रांच में जाके आप जमा कर दो, उन्हें रिक्वेस्ट कर दो इस पैसे को उस ब्रांच तक पहुंचाना है। अब उस ब्रांच पे पहुंचाने की क्या जरूरत पड़ रही है सर, डेफिनेटली आप जिसको पैसा देना चाहते हो उसका अकाउंट होगा कनॉट प्लेस ब्रांच में। कनॉट प्लेस ब्रांच में जिस व्यक्ति का अकाउंट है उसे आप पैसा पहुंचाना चाह रहे हो, तो उस व्यक्ति की पूरी डिटेल्स, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति के अकाउंट नंबर, ये सब डिटेल्स आपको बैंक को फिलअप करनी पड़ेगी कि हमें ये पैसा मिस्टर ए को पहुंचाना है, उनका ये अकाउंट नंबर है, उनका खाता कनॉट प्लेस ब्रांच में है। इसीलिए हमने कनॉट प्लेस ब्रांच को चुना है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने थे उसका खाता कनॉट प्लेस ब्रांच में। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट हो गई, बैंक को पैसे दे दिए, अब बैंक आपको इशू कर देगा एक इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैंक ड्राफ्ट। एक्चुअली ये जो पूरी कहानी मैंने समझाई, अल्टीमेटली इसमें बैंक ड्राफ्ट यहाँ आता है कि बैंक को पैसे दे दिए हैं, बैंक को इन्फॉर्मेशन दे दी है। इन्फॉर्मेशन किससे रिगार्डिंग, किस व्यक्ति को पैसे पहुंचाने हैं, उस व्यक्ति का अकाउंट दिल्ली में कौन सी ब्रांच में है, और उस ब्रांच के नाम पे, उस व्यक्ति के नाम पे आप ये डीडी बनाते हो। डीडी भी बोलते हैं इसको, डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट एक ही बात होती है। डीडी नाम इसलिए पड़ा इसका, डिमांड ड्राफ्ट नाम इसलिए है क्योंकि ये ऑन डिमांड पेमेंट होता है। आप ये जो पेपर बैंक आपको देगा, जिसको आप डीडी या बैंक ड्राफ्ट बोलोगे, ये आपको दे देगा वो बना के। ये पेपर इस बात की गारंटी है कि जब भी ये पेपर कनॉट प्लेस ब्रांच में लगाया जाएगा पेमेंट के लिए, तो गारंटी है कि ये डिसऑनर नहीं होगा, क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी पैसे हैं। आप जानते हो पेमेंट का एक तरीका चेक भी होता है। चेक में खतरा ये होता है कि चेक डिसऑनर हो सकता है, क्योंकि बैंक के पास पैसे नहीं होते। अभी मैं किसी को चेक बना के दे दूं एक, ठीक है, आपको एक मैंने चेक दे दिया, अब आप जाके चेक बैंक में लगाएंगे, तो जब आप चेक बैंक में लगाएंगे तो हो सकता है कि वो डिसऑनर हो जाए। क्यों? क्योंकि बैंक के पास अभी मेरे पैसे काटे नहीं है बैंक ने किसी से। लेकिन यहाँ पे तो आप पैसे जमा करने के बाद इस डीडी को बैंक से लेते हो,
तो बैंक के पास क्योंकि पैसे पहुंच गए हैं, इसलिए इस चीज़ की गारंटी है कि इस पेपर का पेमेंट होगा, ये डिसऑनर नहीं होगा। तो डीडी जनरली वही बनाया जाता है। रिक्वायरमेंट ये है कि कस्टमर हम पे भरोसा नहीं कर रहा, कस्टमर कह रहा है मैं चेक नहीं लूंगा आपसे, आपका पेमेंट कभी डिसऑनर हो गया तो आप एक काम करो, मुझे डीडी दे दो। तो नेसेसिटी समझना, कस्टमर दूसरे शहर में रहता है, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो आपसे चेक से पैसे नहीं लेना चाहता है, कस्टमर इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी नहीं यूज करना जानता है, वो आपसे ये कह रहा है कि मेरे को श्योरिटी से पैसे दोगे, इस चीज को इस चीज को आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे? तो हम कहेंगे हम आपको बैंक ड्राफ्ट दे देते हैं। बैंक ड्राफ्ट में डिसऑनर नहीं होता। कस्टमर से पूछो आपका खाता कौन सी बैंक में है, कौन सी ब्रांच में है, आपके खाते का नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर से लो। इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ एक एप्लीकेशन लगाओ उसी बैंक की, अगर उसका खाता एसबीआई में था तो एसबीआई में जाके एक डीडी बना लो, उस डीडी को अपने हाथ में लो, फिर उसको पोस्ट से या किसी भी तरीके से उस पर्सन तक पहुंचा दो। उस डीडी पे उस पर्सन का नाम लिखा है, उसका अकाउंट नंबर लिखा है, तो कोई और इसका पेमेंट नहीं ले पाएगा। तो ये एक तरीका है गारंटी से पेमेंट करने का, मतलब कि डिसऑनर के बिना, डिसऑनर के रिस्क के बिना पेमेंट करने का, एक सिटी से दूसरी सिटी में पेमेंट करने का। पर लिमिटेशन ये है कि आपको सेम बैंक यूज करनी पड़ेगी। आई होप डीडी समझ में आ गया। अगर डीडी समझ में आ गया है तो आपको अगला वाला टॉपिक और आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार डीडी को पढ़ लेते हैं। तो इसका एक और नाम मैं बोल रहा हूँ डीडी। डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट। सामने वाले को पैसा कैसे मिलेगा? मैंने पोस्ट से डीडी भेज दिया है, उसके पास डीडी मिला, वो जाके अपनी कनॉट प्लेस ब्रांच में, हमारे एग्जांपल के अनुसार कनॉट प्लेस ब्रांच में डीडी प्रेजेंट करेगा बैंक के सामने, एक स्लिप भरेगा कि ये डीडी मेरा है, प्लीज मेरे अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर दो। जब वो इस चीज को अप्लाई करेगा, मतलब जब वो डिमांड करेगा पैसे की, तभी उसे पैसा मिलेगा। अपने आप बैंक खाते में पैसे नहीं डालेगी जब तक वो डिमांड नहीं करेगा। राइट? सो बैंक ड्राफ्ट या डीडी क्या होता है? ये एक तरह का ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब एक डायरेक्शन है, कौन किसको दे रहा है ये ऑर्डर। हमारे सिटी की एसबीआई ब्रांच ऑर्डर दे रही है दिल्ली कनॉट प्लेस ब्रांच को कि अगर ये डीडी मिले जो हम आपको बता रहे हैं, तो हमारे पास ये पैसा मिल गया है, आप सामने वाले को ये पैसा दे दो। ये सेम ब्रांच टू सेम बैंक टू सेम बैंक इसीलिए चलता है ताकि ऑर्डर दिया जा सके। एचडीएफसी वाला एसबीआई को ऑर्डर नहीं दे सकता, या एसबीआई वाला एचडीएफसी को ऑर्डर नहीं दे सकता। इसलिए इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझो और इसको लिखना जरूरी है कि बैंक ड्राफ्ट एक ऑर्डर है जो जो बैंक की एक ब्रांच अपनी ही बैंक की दूसरी ब्रांच को देती है। बैंक की एक ब्रांच अपनी ही बैंक की दूसरी ब्रांच को देती है। और वो ऑर्डर किस फॉर्म में होता है? पेपर फॉर्म में होता है। वो पेपर वो कस्टमर को दे देते हैं, कस्टमर अपने सप्लायर को भेज देता है और सप्लायर वहां पे लगाता है। तो सीधे बैंक से बैंक में ये पेपर ट्रांसफर नहीं होता है। बैंक से हम ले लेंगे अगर हम डीडी बनवा रहे हैं तो, फिर हम अपने सप्लायर के पास भेज देंगे और सप्लायर उसको बैंक में लगा देगा। ठीक है? सो ये एक ऑर्डर है जो किसने इशू किया है? बैंक ऑन ब्रांच ऑफ सेम बैंक। एक बैंक ब्रांच ने अपनी ही दूसरी बैंक ब्रांच को, जैसे हमारी सिटी की एसबीआई ब्रांच ने दिल्ली की कनॉट प्लेस ब्रांच को एक ऑर्डर इशू किया है। वो पहुंचता कैसे है, वो मैकेनिज्म मैंने अभी तुम्हें समझा दिया। टू पे, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर टू पे, पेमेंट कर दो। कितना पेमेंट कर दो? स्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब जितना उस ऑर्डर में लिखा है, 1 लाख लिखा है, 5 लाख लिखा है, वॉट। एंड टू पे स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब स्पेसिफाइड अमाउंट स्पेसिफाइड पर्सन को। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब जिस पर्सन का नाम उस ऑर्डर में लिखा है। मिस्टर ए का नाम लिखा है तो मिस्टर ए को पे करना, और किसी को नहीं। राइट? तो बहुत सिंपल हो गया। बैंक ड्राफ्ट क्या है? एक ऑर्डर है जो किसी बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को दिया जाता है। सेम बैंक की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को दिया जाता है। जनरली ये एक सिटी और दूसरी सिटी के बीच में होता है, सेम सिटी में नहीं होता। ठीक है? प्रोसेस क्या है इसकी? सबसे पहले अपने आप को सोचो कि आपको पैसे भेजने हैं दिल्ली एसबीआई कनॉट प्लेस ब्रांच मिस्टर ए को। सो रिक्वेस्ट, हम जाएंगे अपनी सिटी में, एक स्लिप फिलअप करेंगे। इसको रिक्वेस्ट या रिक्विजिशन भी बोलते हैं। रिक्विजिशन इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। एक राइटिंग में स्लिप भरेंगे,
हम कस्टमर है हमारे उस बैंक के, जिसके जिसके पास जाके हम ये रिसिप्ट भर रहे हैं, तो फ्रॉम कस्टमर टू बैंक ये रिक्वेस्ट की जाएगी। बैंक क्या करेगा? बैंक आपके खाते से पैसे विड्रॉ कर लेगा या आप उसे जमा कर दोगे। आपका खाता है अगर उसी बैंक में, तो आपके अकाउंट से वो पैसे विड्रॉ कर लेगा। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से ले लेगा, या 5 लाख, वॉट एवर जो आप अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हो। उसके बाद जब आपके खाते से पैसे ले लेगा, तो फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट बना देगा। इस इंस्ट्रूमेंट को यू कैन से ये डॉक्यूमेंट है, फिजिकल कॉपी बनाई जाएगी, और इसी को हम कहते हैं ऑर्डर बनाना। यही है ऑर्डर। तो ये फिजिकल कॉपी हैंड ओवर कर दी जाएगी कस्टमर के हाथ में, फिर वो कस्टमर वहां भेज देगा, और मिस्टर ए के पास जब ये कॉपी पहुंचेगी, ये ऑर्डर पहुंचेगा, तो बैंक में जाके वो इसे प्रेजेंट करेंगे और अपने पैसे ले लेंगे। ये जो तरीका है ये गारंटीड तरीका है। गारंटीड तरीका है मतलब इसके अंदर रिस्क ऑफ डिसऑनर नहीं है, जो चेक में प्रेजेंट होती है। डीडी में रिस्क ऑफ डिसऑनर नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बिना रिस्क ऑफ डिसऑनर के एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति कैसे पैसे भेजेगा बिना चेक के। ठीक है, बैंक के मीडियम से। आगे, इशूइंग ब्रांच चार्जेस फी। ऑब्वियसली ये सब एक्टिविटी करने के लिए जिस ब्रांच में आपने जाके रिक्वेस्ट दी है, वो बैंक क्या करेगी? उसने आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना के दिया और गारंटी है कि ये पैसा वो ट्रांसफर कर देंगे, तो ऑब्वियसली इस सर्विस के लिए, यही तो वो सर्विस है बैंक की, ट्रांसफर वाली सर्विस, इसके लिए वो फीस या कमीशन आपसे रिसीव करेगी। ठीक, तो आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने, तो 1 लाख रुपए तो लेगी आपके अकाउंट से, प्लस आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगी फीस। वो कुछ भी हो सकती है। मैंने यूज़ किया है ये, जब मैंने मेरे एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किया था, उस समय ऐसे कुछ 30 रुपये 50 रुपये इसका कॉस्ट था, है ना। तो ये कॉस्ट हो गई पैसे ट्रांसफर करने की कॉस्ट, और ये सब सर्विस की कॉस्ट। ठीक है। बैंक ड्राफ्ट जो है वो पेबल ऑन डिमांड होता है, इस वजह से इसका एक और नाम पड़ता है, इसको हम डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट और डिमांड ड्राफ्ट सिनोनिम्स है। ये एक ऑर्डर है जो एक ही बैंक की एक ब्रांच अपनी ही बैंक की दूसरी ब्रांच को देती है कि आप पेमेंट कर दो जब भी ये ऑर्डर प्रेजेंट हो आपके सामने। क्यों किया जाता है उसका पर्पस मैंने बता दिया, गारंटी से पेमेंट करना है बिना डिसऑनर के। ओके। बैंक बैंकर्स चेक ये जो है ये दूसरा टॉपिक है। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं पे ऑर्डर। सर वो भी ऑर्डर था, ये भी ऑर्डर है, हाँ। तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, बिल्कुल। ये भी एक बैंक की ब्रांच अपनी बैंक की दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर करती है, बिल्कुल। तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये सेम सिटी में चलता है, बस। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। जो कुछ मैंने तुम्हें नॉलेज दिया है डिमांड ड्राफ्ट में, सेम टू सेम यूज होगा, सेम टू सेम। वही रिक्विजिशन होगी बैंक को, बैंक आपके खाते से पैसे काटेगा, एक इंस्ट्रूमेंट बना के देगा, वो इंस्ट्रूमेंट ही पे ऑर्डर कहलाएगा। उस पे ऑर्डर को आप अपनी ही सिटी की उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में लगाओगे और खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये लोकल कंसेप्ट है, और वो जो बैंक ड्राफ्ट है वो आप नेशनल कंसेप्ट मान लो, जिसमें बैंक की एक ब्रांच दूसरी सिटी में प्रेजेंट अपनी दूसरी ब्रांच को पैसे भेजती है। तो डीडी और पे ऑर्डर में बस इतना ही अंतर होता है। चलो रीड कर लेते हैं। इट इज लाइक अ बैंक ड्राफ्ट, उसी के जैसा है। अंतर क्या है? इट इज पेबल विद इन द सेम टाउन ओनली। ये सेम टाउन में ही पेमेंट होता है, बस इतना अंतर है। बाकी ये डीडी ही है, वो एक गारंटी से पेमेंट करने का तरीका है ना। कुछ लोग, कुछ सप्लायर आपके मना कर सकते हैं हम चेक से पेमेंट नहीं लेंगे, तो फिर उनके लिए हमें पे ऑर्डर देना पड़ेगा। पे ऑर्डर का एक और नाम है बैंकर्स चेक। ये आपका चेक नहीं है, कस्टमर का चेक नहीं है, ये बैंक का चेक है। ये गारंटीड है। क्यों गारंटी हो गई है? क्योंकि बैंक ने पहले ही आपसे पैसे ले लिए हैं, तब ये ऑर्डर आपको बना के दिया है और आप सामने वाले को दे दो। ठीक है। हेंस बैंकर इशू पे ऑर्डर फॉर लोकल पर्पस। यहाँ पे केवल लोकल पर्पस को सॉर्ट आउट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कहा था ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इसलिए हैं क्योंकि पर्पस या नीड अलग अलग है। तो ये सर अलग क्यों बनाया है? ये भी डीडी से ही काम चला लो ना।
ये सेम सिटी होता है, इस वजह से ट्रांसफर का खर्चा इतना बड़ा नहीं होता उनको, चेक एंड वेरीफाई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, इस वजह से इस पे वो कमीशन लो लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो फीस है, जो चार्जेस हैं पे ऑर्डर के एज कंपेयर टू बैंक ड्राफ्ट, वो कम होते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इस वजह से लोग इसको अलग यूज करते हैं, लोकल के लिए पे ऑर्डर यूज करते हैं, और बाहर या जो दूसरा टाउन होता है वहां तक पेमेंट करने के लिए वो लोग डीडी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट। आगे अगले टॉपिक में हम एनईएफटी और आरटीजीएस पढ़ेंगे। ये भी पैसा ट्रांसफर होगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा, पर इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं दूसरे, जैसे कि ये जो सेम ब्रांच और सेम बैंक की सेम ब्रांच, इस लिमिटेशन से हम बाहर आ जाएंगे। इंटरनेट के थ्रू ये ट्रांसफर्स होते हैं, यहाँ पे कोई पीस ऑफ पेपर या फिजिकल पेपर की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम लगता है डीडी में और पे ऑर्डर में क्लियर होने में, पैसा 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं, ज़्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि ये पेपर भी तो ट्रांसफर करना पड़ता है उस पर्सन तक। यहाँ पे कोई पेपर नहीं है, कोई पेपर ट्रांसफर नहीं है, इमीडिएट ट्रांसफर्स की बातें हैं ये, आरटीजीएस और एनईएफटी। ठीक है, तो ये ऑनलाइन ट्रांसफर के मैकेनिज्म है जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो दैट्स इट, अगले लेक्चर में मिलते हैं।